हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। और आपसे एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। चलिए आते हैं आज की टॉपिक पर। अब भी जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने इस वीडियो में हम क्लास 9th के बायोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता ही है कि 9th क्लास में पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। इसके प्रीवियस पार्ट्स में हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले लिया है। सेल क्या है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से कुछ कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमको मिल गया था, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह के बारे में। हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वगैरह भी पढ़ लिया और भी बहुत सारी बातें डिस्कस हुई थी। अब यहां पर जो बात करना है वो हमको बात करना है बाकी के भी कुछ इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो देख लिया, न्यूक्लियस वगैरह देख लिया, लेकिन और भी जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें से कुछ को हमको देखना है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी वगैरह, और सेल वॉल जो है उसको भी पढ़ना है। तो जब वही लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि सेल वॉल एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स हमको देखना है। सबसे पहले हम बात करें अगर सेल वॉल की, तो सेल वॉल क्या है? देखिए, वैसे तो हमको ये बोला गया था कि किसी भी सेल का आउटर मोस्ट पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। बट अगर हम प्लांट सेल की बात करें ना, तो प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लांट सेल में ये अगर मान लो कि कोई प्लांट सेल है तो इसमें उसके न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इसके ऊपर में एक एडिशनल मेम्ब्रेन भी होता है। यानी प्लांट के केस में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होके एक दूसरा मेम्ब्रेन होता है, जिस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? उसी मेम्ब्रेन का नाम है सेल वॉल। ये अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये न्यूक्लियस था, ये सेल वॉल। किसमें? किसी भी सेल में नहीं, केवल प्लांट सेल में। यानी कि प्लांट के सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी ऊपर में एक कवरिंग, एक लेयर का रहता है, एक जिस मेम्ब्रेन का रहता है, जिसको बोलते हैं सेल वॉल। यानी सेल वॉल बेसिकली इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ ए प्लांट सेल। यानी सेल वॉल क्या है? सेल वॉल किसी भी प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर। और यहां पर हमने प्रोटेक्टिव भी यूज किया है क्योंकि इसका काम क्या है? ये प्रोटेक्शन भी देता है प्लांट को। बिकॉज ये जो सेल वॉल है ये किस चीज का बना हुआ है? ये सेल वॉल किस चीज का बना हुआ है? तो सेलुलोज का बना हुआ है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना है। इसी तरीके के कोई दूसरे स्पीसीज में भी अगर सेल वॉल होता है, जैसे फंगस में भी होता है, उसमें किसी दूसरे मटेरियल का बना होता है, जैसे काइटिन का होता है, वो हम लोग देखेंगे आगे। अगर बैक्टीरिया में हो, कुछ बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होते हैं तो उनमें कोई और मटेरियल होता है। हम अभी प्लांट की बात कर रहे हैं। तो प्लांट में जो सेल वॉल है यानी जो उसका आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो सेलुलोज का बना होता है। और सेल वॉल के भीतर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसका बना होता है? वो तो हमें याद ही होगा, आपको देखा है हमने। जी हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन और लिपिड का। लेकिन अभी इसकी बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है सेल वॉल की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एडिशनल कवरिंग चढ़ाया हुआ है प्लांट सेल में, वो बना है सेलुलोज का। और सेलुलोज जो है बहुत ही टफ केमिकल, मजबूत है। यानी बेसिकली इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट। यानी सेल वॉल के रहने से प्लांट सेल बहुत मजबूत बना रहता है, रिजिड बना रहता है। यानी हम स्ट्रक्चरल रिजिडिटी की बात करें किसी एनिमल सेल और किसी प्लांट सेल के, तो प्लांट सेल ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा रिजिड होगा, क्योंकि उसके पास एक एडिशनल रिजिडिटी प्रोवाइड कराने वाला मेम्ब्रेन है, यानी कि सेल वॉल है, जो सेलुलोज के रहने की वजह से, सेलुलोज से बना हुआ है, जो उसको मजबूत किए हुए, रिजिड बनाए हुए। तो सेल वॉल का काम है रिजिडिटी देना, प्रोटेक्शन देना, मजबूती भी देना। ठीक। अच्छा, ये सेल वॉल भी जो है वो हम देखेंगे हायर क्लास की बात है वैसे, लेकिन जान सकते हैं
इस सेल वॉल, वैसे तो हमने ऐसा स्कीमेटिक डायग्राम में दिखा दिया कि चलो एक ऐसा मेम्ब्रेन चढ़ा हुआ है, लेकिन वो सेल वॉल भी एक्चुअली में 3 लेयर का बना होता है। यानी ये सेल वॉल में भी 3 लेयर्स होते हैं, जैसे कि उन लेयर्स का नाम है मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। ये क्या है? ये वो 3 लेयर्स हैं ये किसके? सेल वॉल के। सेल वॉल भी 3 लेयर का बना हुआ है। आउटर मोस्ट, वैसे नाम तो मिडिल लैमेला है, बट वो मिडिल जो है वो आउटर मोस्ट है। तो क्यों है वो हायर क्लास में देखेंगे हम लोग। पर चलो आप ये नाम जान सकते थे कि मिडिल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल 3 ऐसे मोटे, मतलब मोटा है ये स्ट्रक्चर। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो काफी मोटा स्ट्रक्चर है और सेलुलोज का बना हुआ है रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, इस सेल वॉल से जुड़ा हुआ एक प्रोसेस भी है, एक इवेंट भी है, उसको भी हम इसी के कंटिन्यूएशन में देख लेते हैं उसको, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है उससे, वो भी एक इंपॉर्टेंट ही बात है, जिसको कि हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। आपको याद होगा कि हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे, तो हमने 3 तरह का सॉल्यूशन पढ़ा था, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो है सेल स्वेल कर रहा था, आइसोटोनिक में कोई शेप में चेंज नहीं आ रही थी, जबकि हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक कर रहा था। तो जब किसी प्लांट सेल को, मान लो कि हमने किसी प्लांट सेल को लिया, ठीक है, किसी प्लांट सेल को लिया, ठीक, तो और उसको किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। किसी प्लांट सेल को लिया और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब जाएगा, हाइपोटोनिक नहीं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब जाएगा तो क्या होगा? हमको पता है कि श्रिंक करेगा। तो लेकिन श्रिंकेज किस में आएगा? क्या इस सेल वॉल में आएगा? नहीं, ये तो अभी अभी देखा हमने कि सेल वॉल बहुत मजबूत है, सेलुलोज से बना हुआ स्ट्रॉन्ग मटेरियल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। जैसे जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट करता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, तो वैसे वैसे ये क्या होगा? इस सेल वॉल से इसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ना, अवे होता चला जाएगा। ये श्रिंक करते जा रहा है तो सेल वॉल, और सेल वॉल तो श्रिंक कभी कर नहीं रहा है। तो इसी वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। मतलब द श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसका? किसी का भी नहीं, ऑफ ए प्लांट सेल which takes it away from the cell wall. ठीक, shrinkage of the plasma membrane of a plant cell which takes it away from the cell wall, cell wall से दूर करता चला जाता है। कब? when it is incorporated in a हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि उसी में श्रिंक कर रहा है। तो इसी वाले प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे प्लाज्मोलाइसिस क्या है। सेल वॉल से जुड़ा हुआ टॉपिक था, इसलिए आपको यहां पर बता दिया गया। सेल वॉल क्या है वो भी आपको बता दिया गया कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है किसी प्लांट सेल का, जो सेलुलोज से बना हुआ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है वो। इसलिए सेल वॉल का काम हो गया कि इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू प्लांट्स। ऑलराइट, चलिए अब हम आते हैं बाकी के जो अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उन पर आते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है किसकी?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि शॉर्ट में कई जगह लिखा रहता है ER। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में भी मिलता है और एनिमल सेल में भी मिलता है। लेकिन चाहे किसी भी सेल में हो, इसमें एक बात स्पेशलिटी क्या है ना कि कहीं पर भी ये एक अकेला सिंगल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं दिखे ऐसा नहीं होता। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा ग्रुप्स में पाया जाता है, नेटवर्क में पाया जाता है। हाँ, इसका शेप्स वेरी कर सकता है अलग अलग सेल्स में। कहीं पर बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर हो, कहीं लंबा भी हो सकता है, कहीं स्फेरिकल भी हो सकता है। तो शेप इसके अलग अलग हैं अलग अलग सेल्स में, लेकिन ये बात कहीं भी अलग नहीं है कि वो हमेशा नेटवर्क में, ग्रुप में रहेगा। तो इट इज ए नेटवर्क ऑफ cell organelles which is found in both plant cell and animal cells, and it has varying shapes, मतलब अलग अलग शेप्स होते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं। एक है जिसको बोला गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यानी कि SER, और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER, SER और RER, SER और RER, ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ इसलिए क्योंकि जो रफ है वो माइक्रोस्कोपिक विजन में वो रफ इसलिए दिखता है क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। राइबोसोम जो है वो ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि वो उस तरीके का कोई राइबोसोम इस SER में नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल स्मूथ चिकना दिखाई पड़ता है। यहां पर राइबोसोम से दानेदार स्ट्रक्चर वो थोड़ा रफ है, इसलिए इसका नाम है RER, ये है SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम है, क्या काम है इसका? ये प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है लिपिड्स को। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे ही हमने बताया कि वहां राइबोसोम्स होता है, तो राइबोसोम कहीं भी रहेगा तो उसका काम क्या होगा कि वो बनाएगा प्रोटीन्स को, ठीक है, लिपिड्स को और प्रोटीन्स को। यानी कि ओवरऑल हमसे कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पूछे तो क्या बोलेंगे? इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। और स्पेसिफिकली पूछे कि प्रोटीन कौन, लिपिड कौन, तो लिपिड बना रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन को बना रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब इसमें एक बात यह है कि वैसे तो ये तो एक मेन काम है, किसी भी सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लिपिड बनाने का काम कर रहा है, लेकिन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक खास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। वो जब आप डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ोगे तो आप जानोगे। वैसे जनरल टर्म में भी वर्टिब्रेट्स को तो एटलीस्ट हम लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग भी उसी वर्टिब्रेट्स के ही मेंबर हैं। तो वो जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स में जो उनका लीवर सेल्स है, हर बॉडी पार्ट कुछ सेल से बना होता है, तो लीवर भी सेल से बना होगा। तो उनका जो लीवर का जो सेल है, उस सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि सेल तो पूरे पार्ट को बनाए हुए ना, तो वर्टिब्रेट्स जो एक खास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में जिसमें हम लोग भी आते हैं, में जो लीवर है, उस लीवर का जो सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और काम भी कर रहा है कि वो डिटॉक्सिफाई कर रहा है। मतलब अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल भर गया है वहां के अंदर सिस्टम में, तो उसको खत्म कर दे रहा है, यानी डिटॉक्सिफाई कर रहा है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एडिशनल फंक्शन है वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल्स में, वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल्स में, कि वो डिटॉक्सिफाइंग
में हेल्प करता है, मतलब टॉक्सिक मटेरियल, कोई पॉइजनस मटेरियल हो तो उसको हटाता है, खत्म करता है। और ये तो काम हर जगह है नहीं कि चलो लिपिड और प्रोटीन को बनाता है। और लिपिड कौन बना रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोटीन कौन बना रहा है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER RER। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, वो ये है कि इससे जुड़ा हुआ एक इवेंट है जिसको कि हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ सकता है, कई बार पूछा गया है। क्या है ये? तो बोला गया कि जो अभी अभी हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड बना रहा है, तो वो प्रोटीन और लिपिड का एक मेजर हिस्सा तो चला गया बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स में अपना काम करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, और उसका कुछ हिस्सा लग जाता है किस चीज में? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में। हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है? प्रोटीन और लिपिड का ही बना होता है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब थोड़ा डिजेनरेट होने लगे तो वापस से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है ना, तो रिकंस्ट्रक्शन तो प्रोटीन और लिपिड से ही होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में के लिए, यानी किसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए प्रोटीन और लिपिड जो ये जो जा रहा है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनना विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी प्रोसेस का नाम है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन मतलब कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए स्टैंड कर रहा है, जेनेसिस बोलते हैं सिंथेसिस को, यानी प्रोडक्शन को। बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो रहा है इसलिए बायोजेनेसिस, यानी कि द formation of plasma membrane, the formation of plasma membrane with the help of proteins and lipids manufactured, जो बनाता है, कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका बनना किससे? प्रोटीन और लिपिड से बनना। वो प्रोटीन लिपिड कौन दे बना के? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे बना के। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनना विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या क्या बात रही कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट सेल्स में अलग अलग शेप्स में पाया जाता है, कहीं पर ऑब्लोंग, कहीं पर बैग लाइक, कहीं सैक लाइक, कहीं रॉड लाइक, बट हमेशा नेटवर्क में मिलता है, ग्रुप्स में मिलता है, अकेला एक नहीं कहीं मिलता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटीन और लिपिड बनाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स, SER और RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER का काम लिपिड बनाना, RER का काम प्रोटीन बनाना। इन मेजर काम के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एडिशनल काम क्या बताया गया कि वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल्स में वो डिटॉक्सिफाइंग का भी काम करता है। और ये जो प्रोटीन लिपिड बनाता है इसका एक हिस्सा बाकी सेल ऑर्गेनल्स को भेज दिया गया और एक हिस्सा लग जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब हम आते हैं आगे आते हैं तो किस में? गोल्जी बॉडी, या कई जगह इसको गोल्जी एपेरेटस भी लिखा हुआ रहता है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी लिखा रहता है।
ठीक है, ऑल आर सेम, चाहे गोल्जी बॉडी को, गोल्जी अपैरेटस को या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। ये क्या है कि ये भी एक सेल ऑर्गेनल है और ये भी प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में मिलता है। अच्छा, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को डिक्टिसोसोम्स के नाम से जाना जाता है। बट खैर चलो, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, ये इनका बेसिक काम क्या है कि वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन लिपिड बनाता है ना, तो एक हिस्सा तो हमने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में यूज हो जाता है और एक हिस्सा इसी गोल्जी अपैरेटस में जाके स्टोर होता है। तो ये उन मटेरियल्स को स्टोर करता है और अगर जरूरत हो तो उनको थोड़ा बहुत चेंज भी लाता है, मॉडिफाई भी करता है और फिर पैक करके जरूरत के हिसाब से अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स तक पहुंचा देता है। यानी इसका काम क्या है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। ठीक है ना? किसका? वही प्रोटीन लिपिड्स का, उन मटेरियल्स का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के दे रहा है इस गोल्जी बॉडी को। कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी, इसीलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी है। अगर इनकेस आपको गोल्जी नाम से थोड़ा अनयूजुअल लग रहा हो तो आपको ये बता दिया गया कि कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस सेल ऑर्गेनल को खोजा था, इसलिए उनके नाम पर पड़ गया इसका नाम गोल्जी बॉडी। ठीक, चलिए, तो इनका काम क्या हुआ? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, मतलब इकट्ठा किया, ये अपने पास स्टोर करके रखा, जरूरत पड़ा तो थोड़ा बहुत उसमें कुछ चेंज लाया, ऑल्टर भी किया और जरूरत के हिसाब से जिस जिस सेल ऑर्गेनल को जैसे जरूरत है वहां पे उन तक पैक करके चीजों को पहुंचा दिया। अच्छा, ये जो गोल्जी बॉडी है इसके पास कुछ इस तरीके का भी स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पैरेलल में अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस पूरे चीज को तो हम चलो गोल्जी बॉडी कह रहे हैं, ठीक है। इस गोल्जी बॉडी में ये पूरा का पूरा कंपोनेंट वो गोल्जी बॉडी कहला रहा है। ये जो एक एक स्ट्रक्चर पैरेलली अरेंज्ड है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। सिस्टर्न के नाम से जाना जाता है। उन सिस्टर्न्स में कुछ स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स भी फॉर्म होते हैं और उनके हेल्प से, उनकी मदद से ये गोल्जी बॉडी इस वाला अपना काम तो करता है के अलावा में एक और काम भी करता है कि ये लाइजोसोम जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो भी एक सेल ऑर्गेनल है, उस लाइजोसोम के भी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वो लाइजोसोम को बनाने में भी हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम के बाद कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो इसको, मतलब ये लाइजोसोम जो है ना, उसके फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडी का रोल है। तो अपने कुछ एंजाइम वगैरह की मदद से बनाता है और वो एंजाइम इस गोल्जी बॉडी में कहाँ रहता है? यही सिस्टर्न में रहता है। ऐसा पतला पतला जो एक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सिस्टर्न है और उस पूरे सिस्टर्न के पूरा ओवरऑल सैक को, उस ग्रुप को गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो लाइजोसोम के भी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। बाकी मेन काम तो हो गया स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और किसने डिस्कवरी की थी? कैमिलियो गोल्जी। किसने? कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं किस पे? अब हम आ रहे हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम क्या है? ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। अभी अभी हम उसका नाम देख रहे थे गोल्जी बॉडी में कि उसी के एंजाइम वगैरह की मदद से लाइजोसोम बनता भी है। ये भी चलो दोनों में है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। लाइजोसोम को एक नाम दिया गया है। इस लाइजोसोम को हम कहते हैं सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। ऐसा क्यों भाई? सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों? तो लाइजोसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, या कह लो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं।
और वो बहुत पावरफुल होते हैं, और वो आरईआर की मदद से भी बनता है। ये भी एक इंफॉर्मेशन आप जान सकते हो कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी, वो इस तक एंजाइम बनाने में हेल्प भी करता है। इसके पास जो एंजाइम्स होते हैं उनका काम क्या है? ये जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर इनकेस बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल अंदर सेल में ऐसा आ गया हो जो कि अनयूजुअल हो, सेल को डैमेज करने वाला हो, खराब चीज हो, उसके रहने से सेल खराब हो सकता है, तो वैसे फॉरेन मटेरियल को, खराब चीज को खत्म करना जरूरी है ना, डिस्ट्रॉय करना जरूरी है ना। तो उसको कौन खत्म करता है? यही लाइसोसोम खत्म करता है, उसी के एंजाइम्स जो है वो खत्म करते हैं। यानी कोई फॉरेन मटेरियल अगर आ गया हो, मतलब कि जो सेल का अपना हमेशा रहने वाला मटेरियल, बाहर से कोई मटेरियल आ जाए और खराब चीज हो, तो उसको खत्म करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो नॉर्मल केस में थोड़ा थोड़ा एंजाइम निकलता है और कोई चीज जो आया है खराब चीज, उसके ऊपर काम करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये नॉर्मल केस में काम कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो अगर कभी ऐसा केस हो जाए कि सेल में ज्यादातर सेल ऑर्गेनल्स अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे, या फिर ऐसा हो कि बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में कोई बाहर से खराब मटेरियल घुस गया, तो इस दोनों ही केसेस में उस सेल का नहीं रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि उस सेल के कांटेक्ट में भी कोई अच्छा वाला सेल भी आएगा तो वो भी खराब होने का चांसेस है। इसलिए इस सेल को ही खत्म हो जाए, यही बेहतर है। तो उस कंडीशन में जब ज्यादातर सेल ऑर्गेनल या तो डिसफंक्शनल हो चुके हो, या अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो, या बाहर से कोई बहुत ज्यादा खराब मटेरियल बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गया हो, तब ये लाइसोसोम जो नॉर्मली थोड़ा थोड़ा एंजाइम निकलता था ना, उस कंडीशन में तब ये क्या करता है, थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि ये लाइसोसोम पूरा का पूरा बर्स्ट कर जाता है, एकदम से ये फूट जाता है। तो जब लाइसोसोम पूरा बर्स्ट करता है तो इसके अंदर के सारे एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं, और वो पावरफुल एंजाइम्स जब आते हैं पूरा फुल फ्लेजेड फॉर्म में, तो उन एंजाइम की वजह से सारा का सारा सेल ऑर्गेनल, पूरा वो सेल ही खत्म हो जाता है। और उसी सेल में ये लाइसोसोम भी तो ना, जिस सेल को ये खत्म कर रहा है, ये लाइसोसोम भी तो उसी सेल का ही पार्ट था ना, उसी में रहते हुए उसी सेल को खत्म कर दिया। इसी टेंडेंसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैक ऑफ द सेल बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाई आर लाइसोसोम्स कंसीडर्ड एज और टर्म्ड एज सुसाइडल बैग। तो हम यही बोलेंगे कि सिंस इट डिस्ट्रॉयज द सेल इन विच इट रेजाइड्स, यानी ये उस सेल को खत्म करता है जिस सेल में ये खुद भी रहता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। लेकिन ये वाला काम हमेशा करते रहता है? नहीं, हमेशा नहीं करेगा। हमेशा करेगा तो वो इससे सर्वाइव कैसे करेगा? अपना सुसाइडल टेंडेंसी तब दिखाता है जब की जरूरत होती है। जरूरत कब होती है? जब वो सेल बिल्कुल खराब हो चुका हो, या बाहर से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल, खराब चीज आ गए हो, तब उस कंडीशन में लाइसोसोम बर्स्ट करता है, सारे एंजाइम्स बाहर आते हैं और फिर ये उस सेल को ही खत्म कर देता है जिसका खुद ये पार्ट है। और इसी टेंडेंसी की वजह से इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। नहीं तो अदरवाइज नॉर्मल केसेस में थोड़ा थोड़ा एंजाइम्स निकालते रहता है और सेल को एक तरह से साफ सफाई, वहां पर क्लियरेंस बनाए रखता है। कोई बाहर से खराब चीज आया, गंदगी है, उसको खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ये काम है लाइसोसोम का। तो हमने लाइसोसोम्स देख लिया, गोल्जी अपैरेटस की बात हो गई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो गया, साथ ही सेल वॉल को भी देख लिया। एक दो प्रोसेसेस भी इस बीच में हमने देखा, जिसमें कि प्लाज्मोलाइसिस भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस था और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। अभी के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हमारे पास जो कुछ सेल ऑर्गेनल्स रह गए हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया रह गया है हमारा, प्लास्टिड्स हो गए, रह गए हैं वो, और वैक्यूल्स। तो इन बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स को हम अपने फाइनल पार्ट में देखेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। इस वीडियो को एक बार फिर से आप शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। सेल वॉल से लेकर जितनी भी बातें लाइसोसोम्स तक बताई गई हैं उनको मेमोराइज कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, और फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ही अपना वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो आप अब एक बार जाने से पहले आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।